नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एनोनिमस स्क्विरल्स के फाउंडर किंगसुक बैनर्जी जी से। तो किंगसुक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच आपको इनवाइट करने के लिए। किंगसुक जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एनोनिमस स्क्विरल्स का क्या कंसेप्ट है और ये कैसे लोगों को सर्व करता है। तो बेसिकली एनोनिमस स्क्विरल्स जो है वो एक ब्रांड स्ट्रैटेजी एंड कंटेंट मार्केटिंग कंपनी है एंड हम लोग लोगों को एंड ब्रांड्स को हेल्प करते हैं टू ग्रो देयर ब्रांड। उनकी स्टोरी टेलिंग में हेल्प करते हैं ताकि वो लोग एज अ ब्रांड ग्रो करें एंड एज अ पर्सन हम लोग एंटरप्रेन्योर्स को, हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स को भी हेल्प करते हैं ताकि वो लोग अपने पर्सनल ब्रांडिंग को एक लॉन्ग टर्म नज़रिए से अपने चीज़ों को एस्टैब्लिश कर सके। किंगसुक जी, अभी आपने बताया कि आप बिजनेसेस की स्टोरी टेलिंग करते हैं, तो स्टोरी टेलिंग से आपका क्या मतलब है? किस प्रकार से आप उनकी स्टोरी टेलिंग करते हैं? क्या कंसेप्ट है स्टोरी टेलिंग का? तो बेसिकली जब ब्रांड स्टोरी टेलिंग की हम लोग बात करते हैं तो ब्रांड स्टोरी टेलिंग इस तरह से होता है कि हम लोग एक कंसेप्ट को, कोई अगर प्रोडक्ट चला रहा है, कोई सर्विस बेस्ड कंपनी है, उसके कंसेप्ट को एंड कंज्यूमर तक, एंड यूज़र तक कैसे पहुंचाया जाए। जस्ट एक छोटा एग्जांपल है, पहले के दिनों में लोग कहा करते थे वॉशिंग पाउडर वाज नोन एज सर्फ। आज तक वो ऐसे ब्रांड बिल्ड हुआ है कि लोग वॉशिंग पाउडर नहीं मांग के वे बोलते हैं कि हमें सर्फ दे दो। तो सर्फ एक कंपनी थी, उसने इस तरह से अपना ब्रांड को बिल्ड किया, इस तरह से लोगों के पास अपनी स्टोरी पहुंचाई कि उनके ब्रांड को आज तक इतने लॉन्ग टर्म में उनका एक जो मोटिव था उसको पहुंचाया गया। तो ये स्टोरी टेलिंग आप कैसे करते हैं? किन टूल्स या टेक्निक्स का यूज करके आप इस स्टोरी टेलिंग को कर पाते हैं बेसिकली? राइट, तो बेसिकली जब भी कोई बिजनेस के साथ हम लोग स्टोरी टेलिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है ना, हम लोग एक फनल को फॉलो करते हैं जहाँ पर सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट जनरेट करवाते हैं लोगों का कि अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर कोई सर्विस है, उसको कैसे कंज्यूमर तक ले जा पाए, उसके बारे में कैसे इंटरेस्ट जगा पाए, ब्रांड अवेयरनेस जगा पाए। एक बार कंज्यूमर्स हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जान जाते हैं, उसके बाद द नेक्स्ट स्टेज कम्स कि उनका अब इंटरेस्ट जगाए कि वो उस प्रोडक्ट को, उस सर्विसेज को ले एंड उस सर्विस को लेने के बाद उनका एक पर्सनल इंटरेस्ट बने। एक बार वो हो जाए फिर हम लोग कन्वर्जन्स की ओर ध्यान देते हैं। हम लोग CTAs बोलते हैं, कॉल टू एक्शन, कि थ्रू वेरियस डिफरेंट चैनल, वेदर इट्स डिजिटल, प्रिंट मीडिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, हम लोग उन मीडिया के तरीके से हम लोग कैसे उनका इंटरेस्ट से उस कन्वर्जन पर ले आए। तो ये पूरा एक फनल की तरह प्रोसेस रहता है। आपने ब्रांड बिल्डिंग की बात की, तो ब्रांड बिल्डिंग में आप किस प्रकार से बिजनेसेस की हेल्प कर पाते हैं? तो बेसिकली ब्रांड बिल्डिंग, जब एक मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग दो बहुत अलग वर्टिकल है। मार्केटिंग होता है कि आप क्विक एक्शंस के लिए, आपको दिवाली सेल चाहिए, आपको दुर्गा पूजा में सेल चाहिए, जो कंपनीज करती है, वो लोग मार्केटिंग कैंपेन्स रन करते हैं, न्यूज़पेपर एड्स एंड दैट्स इट। ब्रांड बिल्डिंग जब बात आती है वो होता है एक लॉन्ग टर्म अपना आइडेंटिटी बनाना, अपना विजन बनाना, मार्केट में अपने आप को एस्टैब्लिश करना। तो इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। हम लोग प्रिंट मीडिया का हेल्प लेते हैं, हम लोग डिजिटल मीडिया पे बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, वेदर इट्स न्यूज़, वेदर इट्स रेडियो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग चैनल्स के माध्यम से हम लोग उनके ब्रांड को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एक बिल्डिंग करते हैं ताकि एंड कंज्यूमर तक उनका मैसेज एंड एक बहुत अच्छा ट्रस्ट बन पाए। कई बार ब्रांड्स जो हैं सो प्राइसेस पे खेलते हैं, लाइक अपने कॉम्पिटिटर्स के बीच इनिशियल किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के साथ प्राइसेस कम कर देते हैं एंड अपने प्रोडक्ट के लिए एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, मार्केट अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। तो किंगसुक जी, आपको क्या लगता है कि क्या ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग रन में सस्टेनेबल होती है? मेरे हिसाब से, टू माय पर्सनल ओपिनियन, शायद ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा विदाउट कोटिंग द नेम। हमारे एक क्लाइंट थे जो राजस्थान बेस्ड इंसेंस स्टिक्स बनाते थे। तो उनका यूनिक क्वालिटी ये था कि वो लोग तरह तरह की मिट्टी एंड फूलों को मिलाकर वो इंसेंस स्टिक्स बनाते थे। जब उन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, दे लॉन्च्ड एज एन इंसेंस स्टिक्स ब्रांड। तो उनकी प्राइसिंग ऑब्वियसली प्रीमियम थी क्योंकि वो इको फ्रेंडली थे, बट वो लोग प्राइस को गिराकर अगर बेचना चाह रहे थे तो वो कभी भी उस मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाते। तो हमने उसका एंगल चेंज किया। रादर दैन पिचिंग देम एज एन इंसेंस स्टिक ब्रांड, हमने उसको एक इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव टू अगरबत्ती पिच किया। तो इस तरह से अगर प्राइसेस को कम करके बेचा जाए, शायद वो लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा सस्टेनेबिलिटी नहीं दे पाएगा, शॉर्ट टर्म में दे सकता है, बट एक ब्रांड के गोल से आप अगर देखो तो वो नेम क्रिएशन में हिंडर कर सकता है कहीं। साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे किंगसुक जी कि क्या ये पॉसिबल है कि शुरुआती दौर में इंक्रीज्ड प्राइसेस से ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट की जा सके?
बिल्कुल, अगर आप अपने एंड कंज्यूमर तक अपनी ब्रांड की वैल्यू पहुंचा पा रहे, अगर एक 10 रुपए की चीज है आप उसको 15 रुपए में बेच रहे हो, तो आप वो 5 रुपीज एक्स्ट्रा प्रीमियम क्यों चार्ज कर रहे हो? अगर आप उस चीज को जस्टिफाई कर सकते हो टू योर ऑडियंस की ये जो हम लोग एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, वेदर इट्स ऑफ योर क्वालिटी, आपका बैक एंड का प्रोसेस है, इट्स योर मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप एंड कंज्यूमर तक उस प्राइस को जस्टिफाई कर पाते हो तो बिल्कुल आप एक इंक्रीज प्राइसेस में बेच सकते हो। देयर आर कार्स, देयर आर फोन्स, मोबाइल फोन्स, जो एक नई ब्रांड भी आती है, एक बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट या सर्विस लाती है एंड वो एक महंगे प्राइस पर बेचती है एंड लोग उसको बिल्कुल परचेज करते हैं। किंगसुक जी, हम जानना चाहेंगे कि आपका स्टार्टअप बिजनेसेस की इसमें किस प्रकार से हेल्प कर पाता है, एंड क्या आपका स्टार्टअप स्मॉल स्केल से लेकर लार्ज स्केल सभी बिजनेसेस को हेल्प करता है? बिल्कुल, हमारा जो कंसेप्ट है इट्स ऑल अबाउट ब्रांडिंग। हम लोग बड़ी कंपनीज से लेकर छोटी कंपनीज तक काम करते हैं। हाँ, ऑब्वियसली जब हम लोग बहुत बड़े स्केल पर कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं जो इंटरनेशनल कंपनीज है, वहाँ पे एक स्ट्रैटेजी अलग होती है। जब हम लोग छोटे स्केल पर काम करते हैं वहाँ पर एक स्ट्रैटेजी अलग होती है। बिल्कुल उसी तरह जब आप एक बागीचे में फूल लगाते हो, आप किसी दूसरे तरह से आप उसको रोपोगे, आपको छोटे गमले में लगाना है तो आप दूसरे तरह से रोपोगे। तो हमारा बहुत बड़ा वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज है जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं टू कंपनीज एंड विद डिफरेंट स्ट्रैटेजीज वी यील्ड देम द बेस्ट रिजल्ट्स। स्टोरी टेलिंग से क्या कुछ ऐसा मतलब भी है किंगसुक जी कि आप उन्हें ये भी बताते हो कि उन्होंने अपने बिजनेस को या अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में कहाँ तक पहुँचाया है, किस तरीके से पहुँचाने में वो सक्सेसफुल रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि एक जो दो एंगल रहता है, एक और उदाहरण देके आपको समझाऊंगा। एक चिप्स का ब्रांड था जो बहुत हेल्दी एयर फ्राइड चिप्स थी, तो वो जब ब्रांड में आए, अगर उनके साथ हमने शुरू से काम किया था, तो वो एयर फ्राइड जो चिप्स की कंपनी थी, उनका ये अप्रोच था कि वो एक प्राइस पॉइंट पर खेलना चाहते थे एंड वो चिप्स के इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते थे। जो एग्जिस्टिंग मार्केट के प्लेयर्स हैं जो चिप्स इंडस्ट्री में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, अगर उनको वो चाहते कि तोड़े, शायद वो नहीं तोड़ पाते। उनको ये एंगल पकड़ना था कि वो एक हेल्दी स्नैक्स बेच रहे हैं, ना कि वो चिप्स बेच रहे हैं, तब वो एक अपना डिफरेंशिएटर को क्लियर तरीके से वो पहुंचा पाए। तो हमने उनको जब ब्रांड बिल्डिंग इनिशियल स्टेजेस से ही किया था, हमने उनको क्लियरली बोला कि अगर आप इसको एज अ चिप्स बेचोगे शायद आप गलत पाथ पे जाओगे, अगर आप इसको हेल्दियर स्नैक बेचोगे, जो लोग उस हेल्दी चीज़ को ढूंढ रहे हैं वो आपके टारगेट कंज्यूमर है, वो आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद करके खाएंगे रादर दैन कि चिप्स खाने वाले एंड कंज्यूमर्स। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से सर्फ एक ब्रांड के तौर पे एस्टैब्लिश हो गया था, बिल्कुल सही, और लेटर ऑन लोग कहने लगे कि हमें सर्फ चाहिए, बाद में वो डिटर्जेंट को स्पेसिफाई करते थे कि कौन सा ब्रांड चाहिए। Exactly. तो आपकी स्टोरी टेलिंग से यही मतलब है कि किस तरीके से आप अपने ब्रांड को लोगों के बीच पहुंचा पाए हैं, या किस तरीके से आप लोगों के बीच अपने ब्रांड को प्रेजेंट कर पाए हैं, कहां तक आप सक्सेसफुल हुए हैं? राइट, मतलब बेसिकली होती है कि लोग कंपनी एस्टैब्लिश कर सकते हैं जो आप पेन एंड पेपर में एस्टैब्लिश कर सकते हो, ब्रांड इज समथिंग जो आप बनाते हो। ये आप किस तरीके से उन्हें बताते हैं? ये तो आपका कंसेप्ट हम समझ चुके हैं स्टोरी टेलिंग का, लेकिन आप किसी भी बिजनेस को ये चीज बता रहे हैं कि उसने अपने ब्रांड को किस तरीके से मार्केट में एस्टैब्लिश किया है, कहां तक मार्केट में एस्टैब्लिश किया है, ये चीज आप उनको किस तरीके से डिफरेंशिएट करके बता पाते हैं? इसमें बहुत सारे स्टेजेस आती है। हम लोग सबसे पहले कंपिटिटर्स का एनालिसिस करते हैं, मार्केट का रिसर्च करते हैं कि मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप शुरू करने जाओ आपको देखना पड़ेगा आपके कंपिटिटर्स क्या कर रहे हैं ताकि आप उनसे बेहतर हो पाओ। तो काफ़ी सारे मैट्रिक्सेस होती हैं। इन सिंपल टर्म्स कहें तो पहले मार्केट स्टडी करते हैं, फिर कंपिटिटर्स को स्टडी करते हैं, फिर अपनी अभी तक हमने क्या काम किया है उसको हम लोग स्टडी करते हैं, फिर हम लोग आगे प्लान करते हैं कि अब इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हमने कुछ गलत किया, क्या उसको सुधारना है। तो ये एक बहुत जनरल सी बट बहुत एक वाइड प्रोसेस है इसके लिए। कब और कैसे आपने इस चीज़ की शुरुआत की? अच्छा, जब मैं क्लास 12 में था तब लॉकडाउन का दौर था एंड मेरे एग्जाम्स पीछे हो रहे थे। आई अपीयर्ड फॉर जेईई मेंस, एडवांस्ड, क्लैट, मैंने एनडीए भी क्वालिफाई किया। ये कब की बात है? क्या ये मेरे क्लास 12 की बात है। तो जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो क्योंकि एग्जाम्स डिले हो रहे थे, सारा लॉकडाउन था, घर से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, तब मैंने इस चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि अरे पढ़ाई तो हो जाएगी, लेट मी एक्सप्लोर सम अदर वेंचर्स। तो मैंने कुछ इंटर्नशिप्स करनी शुरू की। आई वर्क विद केटो, आई वर्क विद पॉकेट एफएम जहाँ पर मैंने कंटेंट मैनेजमेंट सीखा। आई वर्क विद कॉलेज दुनिया, करियर 360, यॉकेट, एग्लासम। मेरे को अभी भी याद है कि एग्लासम एडुटेक एक कंपनी थी, एडटेक कंपनी, वहाँ पे मेरी फर्स्ट मंथ की स्टाइपेंड 4,700 रुपये थी। तो वहाँ से मैंने क्लास 12 से शुरू किया। करते करते मेरे को लगा कि नहीं इस चीज़ की नीड है, मेरे को एक्सपीरियंस मिलना शुरू हुआ। वहाँ से फिर मेरे को लगा कि इस चीज़ की नीड है, मार्केट में लोगों को इस चीज़ की नीड है, कंटेंट रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़ की। तो वहाँ से मैंने टीम बनाई, धीरे धीरे फ्रीलांस काम उठाना शुरू किया एंड 10 धीरे धीरे टीम बननी शुरू हुई, जो बाद में 2022 में आके अनोनिमस स्क्विरल्स एज अ कंपनी, अनोनिमस स्क्विरल्स बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एस्टैब्लिश हुई। किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने से पहले एक स्टार्टअप की नींव ही होती है कि किसी भी प्रॉब्लम या गैप को आइडेंटिफाई करना,
जिसे आप फिल कर सको, जिसकी सोसाइटी में ज़रूरत है। तो ये आइडेंटिफिकेशन आपको कब हुआ कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम या गैप एग्जिस्टिंग है सोसाइटी में जिसको आप फिल कर सकते हैं? एक वाकया था जब मैं पॉकेट एफएम पे काम कर रहा था। पॉकेट एफएम एक ऑडियो पॉडकास्ट कंपनी है जो स्टोरीज बनाती है, जो कहानियाँ अपने ऐप के थ्रू लोगों तक पहुंचाती है। तब मैंने समझा कि कंटेंट क्रिएशन एंड कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है, कैसे एक स्टोरी लिखा जाता है, एक राइटर लिखता है, उसको एक एंकर या रेडियो जॉकी रिकॉर्ड करता है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, किस प्लेटफॉर्म से। तो ये सब समझते समझते मैंने ये रियलाइज़ किया कि कंटेंट एक ऐसा चीज़ है, वो चाहे रिटन हो, स्पोकन हो, ऑडियो, वीडियो, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना शायद ब्रांड्स को वो ईजी नहीं होती है। एंड अपने स्टोरी को बता पाना, अपने कहानी को बता पाना, चाहे वो एक कहानी की कहानी हो या ब्रांड की कहानी हो, अपने प्रोडक्ट की कहानी हो, वहाँ से मेरे को लगा कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। एंड मेरे को अगर इफ़ आई कैन कम्युनिकेट वेल, अगर मेरे को कन्विंसिंग पावर है, हम लोगों के साथ बात कर पा रहे हैं, तो मे भी हम अपने छोटे लेवल पर ब्रांड्स को एंड लोगों को हेल्प कर सकते हैं। तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ से मैंने इस चीज़ को शुरुआत की थी। प्रॉब्लम कहाँ दिखा आपको कि हाँ इस जगह पे प्रॉब्लम है, जहाँ पे बिजनेसेस लैक कर रहे हैं अपने ब्रांड को एक सक्सेसफुल इमेज क्रिएट करने के लिए? ये वही फिर वो इंसेंस स्टिक वाली बात आ जाती है। मैंने उस कंपनी को बहुत पहले से देखा हुआ था एंड मैंने इसको ऑब्जर्व किया था कि वो एक बहुत अच्छा इको फ्रेंडली इंसेंस स्टिक्स बना रही है, अगरबत्ती बना रही है, पर वो अपने स्टोरी को, अपने ब्रांड के पीछे की कहानी को, कि वो कैसे इको फ्रेंडली, कैसे मिट्टी और फूलों को मिलाकर वो एक अगरबत्ती बना पा रही है, उस चीज़ को अपने एंड कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा पा रही है। वहाँ पे मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा गैप है जिसको फिल कर सकते, शायद मेरे छोटे से पोटेंशियल से मैं उसको फिल कर सकता हूँ। वहाँ से मैंने उठाया कि नहीं, इस चीज़ को शायद करना ज़रूरी है। एंड जैसे मैंने उसको एंटर किया आफ्टर माई फ्रीलांसिंग वर्क विद माई टीम, वहाँ से और कंपनीज के साथ हम लोग जुड़ते चले गए। एंड ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम दिखा कि लोग अपने प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छी तरह से शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, जिस कारण से उनका शायद बिजनेस भी लैक कर रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप मार्केटिंग में थे इनिशियली, तो मार्केटिंग से धीरे धीरे ब्रांडिंग तक का सफ़र आपने कैसे फिगर आउट किया? बहुत ऑनेस्ट रिप्लाई है इसका कि इनिशियली जब मैं ये सब काम करना शुरू किया था, मैं क्लास 12 का स्टूडेंट था, एग्जाम्स चल रहे थे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। इवन दो आजकल इंटरनेट के माध्यम से आप सब कुछ सीख सकते हैं, तो मैंने लोगों को, एम्प्लॉयज़ को हायर करना शुरू किया, टीम बनाना शुरू किया। एंड मैंने बहुत एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स को भी अपने टीम में शामिल किया एंड उनके साथ काम करते करते एक ब्रांडिंग को समझा कि कैसे एक कंपनी एक लॉन्ग टर्म के लिए अपना पिक्चर क्रिएट कर सकती है, कैसे चीज़ें काम करती है, कैसे टूल्स काम करते हैं, कैसे कंपनी काम करती है। तो ये काम करते करते सीखा। मेरे पास कोई सिखाने वाला टीचर नहीं था, ना इस चीज़ के लिए डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। आप काम करते करते अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने टीम मेंबर्स से, अपने सीनियर्स से, एक्सपीरियंस लोगों से सीखते हो। तो यही मेरा भी प्रोसेस रहा। इनिशियली आपने कहा कि आप स्टूडेंट लाइफ से फ्रीलांसिंग कर रहे थे, Right. तो स्टूडेंट लाइफ से फ्रीलांसिंग कर रहे थे, आप सॉर्ट ऑफ जॉब में थे एज अ फ्रीलांसर ही। जॉब से लेकर एक स्टार्टअप या बिजनेस क्रिएट करने का थॉट प्रोसेस सेल्फ ड्रिवन था, किसी को देख कर आया, या किस प्रकार से इसका बीज आपके अंदर जर्मिनेट हुआ? ओके, तो मेरे फैमिली में ऐसे आप अगर लेंथ वाइज देखो, ब्रेथ वाइज देखो, मेरे मम्मी पापा, इवन मौसी, मामी एंड आप नानी तक भी चले जाओ, सब लोग टीचर्स थे, सब लोग एकेडमिक लाइन में, साइंटिस्ट, कोई प्रोफेसर, तो सभी लोग एकेडमिक लाइन में रहे हैं। मेरे को ये एक इंस्पिरेशन आया कि वाइल आई वाज वर्किंग, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद मिस्टर जैक चीमा, जो एक लंदन बेस्ड एंटरप्रेन्योर थे, जो रांची में, जो इंडिया में आके अपने बाकी बिजनेसेस को संभालते थे। जब मैं अपने फ्रीलांस के काम को कर रहा था, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला उनके साथ काम करने को। एंड एट द एज ऑफ 19 मैंने सबसे पहली बार बिजनेस ट्रिप्स पे जाना शुरू किया उनके साथ। मैं जलंधर गया, हैदराबाद, मुंबई एंड बाकी सारे जगहों पर। वहाँ पे उनको देखकर मेरे को और लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला। उनको देखकर मेरे को लगा कि अगर मैं एकेडमिक्स में इतना अच्छा कर सकता हूँ, इफ़ मेरे एकेडमिक ग्रेड्स अच्छे हैं, तो शायद ये भी बहुत बड़ा चैलेंज नहीं, अगर एफर्ट्स डाला जाए ये भी हो सकता है। क्योंकि कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं है, चाहे कंपनी चलाना हो या फिर एक रिक्शा चलाना हो, एवरीथिंग नीड्स एफर्ट। सब चीज़ के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए एंड मेहनत चाहिए। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में मेहनत कर सकता हूँ तो बिल्कुल ही हो सकता है। फैमिली और फ्रेंड्स का कितना सपोर्ट रहा? जैसा कि हम जानते हैं कि आपके फैमिली बैकग्राउंड में सभी लोग एकेडमिक लाइन से जुड़े हुए थे, आप पहले थे बिजनेस लाइन को चॉइस करने वाले, तो कितना सपोर्ट रहा फैमिली एंड फ्रेंड्स का? फैमिली एंड फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत रहा है। फैमिली इन सेंस गाइड नहीं कर पाई, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं एकेडमिक लाइन पे जाता, रिसर्च लाइन में जाता, क्योंकि उनका वो एक्सपर्टीज़ है, उनका बैकग्राउंड है, वो शायद ज़्यादा हेल्प कर पाते। पर उनका सपोर्ट हमेशा से रहा कि अगर इस काम को कर रहे हो तो बिल्कुल
एकदम एनर्जी लगा के फोकस लगा के करो। एंड फ्रेंड्स के तरफ से मेरे को बहुत सपोर्ट मिला कि वो लोग मेरे को मोटिवेट करते थे, जिस चीज़ को मैं छोटा समझता था वो मेरे को उल्टा मोटिवेट करते थे कि तुम कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आके अपनी कंपनी एस्टैब्लिश कर लिए हो, तुम टीम को लीड कर रहे हो, एक कंपनी को आगे बढ़ा रहे हो, तो ये एक अपने आप में उपलब्धि है। तो उन्होंने मेरे को पॉजिटिविटी भरा हमेशा सपोर्ट किया कि ये तुम्हारे अंदर एक चीज़ है जो तुम आगे बढ़ाओ, तो सपोर्ट बहुत मेरे को मिला है ऑनेस्टली। एनोनिमस स्क्विरल्स नाम अपने आप में काफ़ी यूनिक है। हम जानना चाहेंगे क्या कंसेप्ट है इस नाम के पीछे का, कैसे आपके माइंड में ये नाम आया और कैसे इस नाम का जन्म हुआ? इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब एकदम स्टार्टिंग स्टेज में जब कंपनी फॉर्म नहीं हुई थी तब मैं अकेला था विद अ टीम ऑफ, बहुत छोटी टीम, 3-4 लोगों की टीम थे। तो वहाँ पर हम लोग जो भी कंपनी के साथ काम करने जाते थे हमें एक NDA साइन करना पड़ता था, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। तो उसमें क्या होता है कि आप कुछ भी काम करो, आप अपना नाम रिवील नहीं कर सकते, आप एनोनिमस रहेंगे। एब्सोल्युटली हम लोग एनोनिमस रहेंगे। तो वहाँ से एनोनिमस का शब्द आया। एंड स्क्विरल्स क्यों? क्योंकि मेरे साथ जो भी टीम मेंबर्स काम कर रहे थे वो 20 से 25 साल के एज तक ही थे। तो स्क्विरल से गिलहरी बहुत फास्ट होता है, क्विक होता है, यंग होता है, एंड हम लोग बहुत जल्दी काम करते थे, तो उसीलिए द वर्ड एनोनिमस एंड स्क्विरल्स। क्या आप कंपनीज के साथ काम करते वक्त अभी भी अपना नाम डिस्क्लोज करते हैं या वो एनोनिमस ही रह जाता है? केस टू केस डिपेंड करता है। जब हम लोग बहुत बड़ी कंपनीज के साथ काम करते हैं इंटरनेशनल, मोस्ट ऑफ देम हम लोग को NDA साइन करना पड़ता है। बट छोटे लेवल पे अभी हमारा इतना अच्छा ट्रस्ट एंड सारा कुछ फैक्टर हो गया है कि हम लोग अभी बिल्कुल अपना प्राउडली नाम डिस्क्लोज करते हैं। आपके टारगेट ऑडियंस या क्लाइंट्स कौन कौन से रहते हैं जिनके ऊपर आपके स्टार्टअप का मुख्य रूप से फोकस रहता है? कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो या सर्विस बेस्ड कंपनी जो कुछ नया या यूनिक आइडिया लेके आई है, जिसको ब्रांड की स्टोरी बनाने की ज़रूरत है, एंड एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस ओनर्स जिनको पर्सनल ब्रांडिंग एंड क्रिएटिव इकोनॉमी में घुसने का मन है या फिर उस लाइन में आगे बढ़ने का मन है, ये हमारे टारगेट ऑडियंस रहते हैं प्राइमरीली। क्रिएटर इकोनॉमी क्या है और इस इकोनॉमी में आप एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प कैसे कर पा रहे हैं? तो क्रिएटिव इकोनॉमी एक थोड़ी सी अलग चीज़ होती है जहाँ पे आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बहुत राइज कर रहे हैं, बहुत बूम कर रहे हैं। हमारा जो पर्सनल ब्रांडिंग का एंगल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर हम लोग सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करते हैं ताकि वो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अलग अलग टारगेट, प्रोफेशनल है तो लिंक्डइन है, अगर आपको कंटेंट कुछ अपने इन्फॉर्मेशन देना है तो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, यूट्यूब है, पॉडकास्ट हैं, तो उसके ज़रिए से वो अपना ऑनलाइन अथॉरिटी कैसे इस्टेब्लिश कर सके। जस्ट एन एग्जांपल कि पीयूष बंसल एज अ पर्सनल ब्रांड वो एक अलग इंसान है, उनकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, एंड लेंसकार्ट उनकी कंपनी, उसका एक अलग ब्रांड है। तो इस तरह से चलता है। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को इनिशियली काफ़ी चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है बिफोर कि आप उसे मार्केट में लाए। लोगों के बीच उसकी यूनिक नेचर ऑफ सर्विस को इंट्रोड्यूस कराना, उसे एक्सेप्ट कराना, रियलाइज कराना कि हाँ लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत है। तो आपने भी कुछ ऐसी चैलेंजेस फेस करे अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों के बीच लॉन्च करने से पहले? इनिशियली जब हमने शुरू किया था तब मैंने बहुत ग्राउंड वर्क एंड बैक वर्क करके शुरू किया था, तो इनिशियल स्टेजेस में नहीं, बट जस्ट शुरू होने के बाद मेरी तरफ से एक कमी आ गई थी कि लैक ऑफ फोकस ऑन द वर्क। मैं बहुत ज़्यादा एज अ फाउंडर, एज अ एजेंसी ओनर आप एफर्ट्स डालते हो कि नए क्लाइंट्स को खोजा जाए, तो नए क्लाइंट्स के जाने के लिए आपका वर्क कभी हैम्पर हो सकता है। ये हमारे साथ हुआ था कि हमारा एक काम चल रहा था ऑलरेडी, एंड उसमें कुछ एरर के वजह से, क्वालिटी चेक नहीं होने की वजह से हमारा पूरा प्रोजेक्ट खराब हो गया था। ऑब्वियसली टीम का जो कॉम्पनसेशन देना है वो देना ही पड़ा, एंड हमारा जो प्रोजेक्ट का वैल्यू आना था वो भी नहीं आया। सो दैट वाज अ बिग सेटबैक जो इनिशियल स्टेजेस में आया था। तो उसके बाद ये एक बड़ी चैलेंज थी मेरे लिए। कैसे आपने इसको ओवरकम किया? इसको मैंने ओवरकम किया कि मैंने टीम स्ट्रेंथ को सबसे पहले कम किया। एट दैट पॉइंट वी वर अ टीम ऑफ 150 पीपल, जहाँ पे 40+ इन हाउस मेंबर्स थे एंड बाकी आउटसोर्स थे जो हमारे साथ काम करते थे। तो हमने काम पर एंड क्वालिटी चेक पर ज़्यादा फोकस करना शुरू किया रादर दैन लुकिंग आफ्टर द क्लाइंट की नंबर्स को इंक्रीज करना। तो और भी ऐसे सिमिलर लोग हो सकते हैं, कंपनीज हो सकती हैं जो इसी तरह के बिजनेसेस पे काम कर रही हों। आप उन सभी में से कैसे यूनिक अपने आप को साबित कर पाते हैं लोगों के बीच? राइट तो हमारा हमेशा से फोकस रहता है कि हम लोग सबसे पहले रादर दैन पिकिंग अप एनी कस्टमर और अ क्लाइंट, हम लोग पहले क्लाइंट के पीछे के बैकग्राउंड हिस्ट्री को समझते हैं। क्या हम लोग उनको वैल्यू ऐड कर पाएंगे? अगर हम लोग कर पाएंगे ओनली देन वी ऑनबोर्ड देम एज क्लाइंट्स। एंड एक बार हम लोग उनको ऑनबोर्ड करते हैं, हम लोग एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। इफ़ वी फील उनके साथ हमारा पैक्ट बन पा रहा है देन वी प्रोसीड। सो हमारा एक बहुत रादर देन क्लाइंट फोकस्ड, हम लोग अपने आप पर फोकस करते हैं कि आर वी केपेबल ऑफ वर्किंग विद देम, एंड उसके बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो क्या ये आपका बिजनेस इन्फ्लुएंसर्स टाइप का भी कोई जॉब रोल प्ले कर रहा है? कहा जा सकता है बट नॉट कम्प्लीटली। ओके, राइट। हम जानना चाहेंगे कि हर एक बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो आपके बिजनेस को चलाने के लिए आपके स्टार्टअप का रेवेन्यू जनरेशन मॉडल क्या रहता है?
अच्छा, तो शुरू से तो ये बूटस्ट्रैप कंपनी रही है। Okay. मैंने इसको खुद से शुरू किया था। रेवेन्यू जनरेशन मॉडल की बात करें तो हम लोग के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीस होते हैं। जब हम लोग एक कंपनी से बात करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले कंसल्टेशन फीस आती है, जो हम लोग प्लानिंग करते हैं, स्ट्रैटेजी करते हैं, पूरी तरह से उनका बैकग्राउंड स्टडी करते हैं, कंपिटिटर स्टडी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो एक टाइप ऑफ चार्ज हो गया। सेकेंड टाइप ऑफ चार्ज होता है जब हम लोग कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसमें हम लोग सर्विस चार्ज लेते हैं। एंड थर्ड एक हमारा एज अ कमीशन या रॉयल्टी आती है। से कोई बहुत बड़ी कैंपेन हम लोग प्लान कर रहे हैं, उसमें एक एड फिल्म को शूट करना है। हमारे पास एड फिल्म को शूट करना स्टूडियो का कैपेसिटी या एक्सपर्टीज शायद ना हो, हमारे एक्सपर्ट पार्टनर्स हैं तो हम लोग उनको आउटसोर्स करते हैं और उनसे हमें कमीशंस की ओर से रेवेन्यू जनरेट होता है। कंसल्टेंसी सर्विसेज भी क्या आप लोगों को देते हैं और क्या उसके लिए भी आप चार्जेस लेते हैं? बिल्कुल, कंसल्टेशन इन सेंस हम लोग जो बेसिक बैकग्राउंड वर्क करते हैं कि क्या हम लोग केपेबल हैं, मार्केट में क्या स्थिति है, कंपिटिटर्स क्या कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फॉर एनी बिजनेस एनी ब्रांडिंग, तो वो हम लोग बिल्कुल करते हैं। एंड फॉर बिगर प्रॉस्पेक्ट्स ये मेरा आने वाला कल का थीम भी है कि मैं सबको ये कंसल्टेशन फ्री में दे पाऊँ ताकि हम लोग अपने टाइम से उनको कोई वैल्यू ऐड कर सकें। फिलहाल में कितने लोग आपके स्टार्टअप से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं जिनको आपके स्टार्टअप के माध्यम से एक आय या इनकम जनरेट हो पा रही है? एट दिस मोमेंट मैंने पहले जैसे कहा कि 150 की टीम थी, पर अभी मैंने टीम को कम किया क्योंकि क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करने के लिए। अभी हमारे साथ 10 एनोनिमस स्क्विरल्स के टीम मेंबर जुड़े हुए हैं। एंड अगर इनडायरेक्टली कहा जाए हमारे 10 एनोनिमस स्क्विरल मेंबर्स जुड़े हुए हैं, किस तरह से जुड़े हुए हैं? दे आर एज आवर एम्प्लॉयज, एज आवर पार्टनर्स, इस तरह से जुड़े हुए हैं। मतलब आपकी टीम का हिस्सा आपकी टीम के लिए काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, दे आर वर्किंग विद द इनडायरेक्टली टूल। एंड इनडायरेक्टली हमारे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, पार्टनर्स जुड़े हुए हैं। अगर उसकी काउंट लगाया जाए तो वो 50 प्लस जाएगी। ओके, तो इनडायरेक्ट पार्टनर्स आपके क्लाइंट्स के रूप में जुड़े हुए हैं किस प्रकार से? इनडायरेक्ट पार्टनर्स जो हमारे साथ किसी क्लाइंट के काम को कंप्लीट करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए हेल्प करते हैं। कोई एक्सपर्ट है स्टूडियो मैनेजमेंट में, कोई ऑडियो प्रोडक्शन में एक्सपर्ट है, इस तरह के बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं तो हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हम लोग पर प्रोजेक्ट के हिसाब से काम करते हैं। किन किन जगहों में फिलहाल आपका स्टार्टअप ऑपरेंट है? क्योंकि ये मैक्सिमम काम हमारा 95% काम ऑफलाइन मीडियम, ऑनलाइन मीडियम पे है, तो हम लोग ग्लोबली काम कर रहे हैं। वी हैव गॉट क्लाइंट्स इन कनाडा, वी हैव गॉट क्लाइंट्स इन ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया में है। क्योंकि मैं रांची में प्लेस्ड हूँ तो रांची में भी हमारा काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है। सो ओवरऑल ऑल ओवर द ग्लोब। जितने भी लोग आपके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं फॉर रेवेन्यू, उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल किस प्रकार से रहता है? बीट योर क्लाइंट्स, योर एम्प्लॉयज या आपके आउटसोर्सिंग पार्टनर्स? जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको उनका मंथली फिक्स्ड पे मिलता है। इसके साथ साथ जो आउट परफॉर्म करता है उनको हम लोग ट्राई करते हैं कि बिल्कुल उनके आउट परफॉर्मेंस को, उनके एफर्ट्स को हम लोग कॉम्पनसेट करें विद वॉट एवर परसेंटेज वी डिवाइड। एंड जो आउटसोर्स पार्टनर्स हैं उनके साथ हम लोग पर प्रोजेक्ट बेसिस पे एक परसेंटेज शेयरिंग बेसिस पे काम करते हैं। एंड विद रिस्पेक्ट टू क्लाइंट्स उनको हम लोग पर प्रोजेक्ट या पर मंथली रिटेनर के हिसाब से पिकअप करते हैं। एक आम अवधारणा बनी होती है कि कंपनी को बड़ा बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इंक्लूड करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है। तो आपके हिसाब से ये व्यू पॉइंट कितना सही है एंड ग्राउंड लेवल या एक्चुअल लेवल पे ये कितना कारगर होता है? तो इसके लिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेरी टीम की स्ट्रेंथ 150 थी, वहाँ से आज हम लोग 10 पे हैं। ये डी ग्रोथ नहीं, ये ग्रोथ को शो करता है, ये क्वालिटी को शो करता है। जस्ट एक छोटा एग्जांपल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब इंस्टाग्राम को फेसबुक मेटा ने टेक ओवर किया था तब उसके लेस देन 10 एम्प्लॉयज थे, तो हार्डली 3 होंगे। एब्सोल्युटली। सो एम्प्लॉय काउंट से या फिर ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर से शायद कंपनी की ग्रोथ डिटरमाइन करना गलत होगा। आप क्वालिटी कितना फोकस हो, आपका क्वालिटी का काम क्या है, ये सारी चीज़ों से कंपनी की ग्रोथ डिटरमाइन होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे एफबी ने जब इंस्टाग्राम को परचेज किया था तो उसके हार्डली 3 एम्प्लॉयज रहे थे और इंस्टाग्राम इज अ बिग कंपनी। एब्सोल्युटली। तो उस केस में हम देखें अगर, तो क्या डिजिटलाइजेशन के माध्यम से भी एक बिजनेस को बड़े लेवल पे ऑपरेट कर पाना पॉसिबल है? बिल्कुल, क्योंकि हमारे टीम के मेंबर्स भी रिमोटली काम करते हैं। नॉट एवरीवन इज प्रेजेंट इन आवर ऑफिस एट रांची। मेरे बहुत ही कम टीम मेंबर्स हैं जो रांची से ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे उज्जैन से है, कोई मुंबई से है, कोई दिल्ली से है। बहुत अलग अलग जगह से हमारे टीम मेंबर्स रिमोटली काम कर रहे हैं। तो वो एक बहुत अच्छा जरिया है अभी टीम बिल्डिंग करने का, इन कंपनी को आगे बढ़ाने का एट वेरी मिनिमल कॉस्ट। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं स्टार्टअप्स को लेकर, फंडिंग स्कीम्स हैं, तो क्या इनमें से किसी योजना या फंडिंग स्कीम का लाभ अभी तक आपको मिल पाया है? बिल्कुल, हमारा स्टार्टअप एनोनिमस स्क्विरल्स स्टार्टअप इंडिया से रिकग्नाइज था, जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड से एब्सोल्युटली उनसे हम लोग सर्टिफाइड है। तो हमें उनसे फर्स्ट लेवल का स्टार्टअप इंडिया रिकग्निशन मिला हुआ है एंड दैट्स ऐड टू आवर क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट।
किंगशुक जी, अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि पहले हम अपनी पढ़ाई पूरी कर लें, उसके बाद हम किसी जॉब या बिजनेस में एंटर करेंगे। हम दर्शकों को बता दें कि आप बीआईटी मेशरा के बीटेक कंप्यूटर साइंस के 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप अपने बिजनेस या स्टार्टअप को, दोनों चीज़ों को इतना एफिशिएंटली किस प्रकार से मैनेज कर पाते हैं? किसी भी चीज़ को मैनेज करना आसान नहीं होता, पर अगर आप उसको कर ले सकते हो तो वो बिल्कुल हो सकता है पॉसिबल। स्टूडेंट्स के अंदर ये क्या होती है कि बहुत स्टूडेंट्स इस हसल कल्चर या स्टार्टअप कल्चर को लेकर बहुत एक्साइटेड रहते हैं, पर एक जो फोकस, एक सेल्फ डिसिप्लिन लाना होता है, शायद वो मिस आउट हो जाता है। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर आप जैसे बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम के दौरान बच्चे सुबह उठ भी जाते हैं, एग्ज़ाम दे भी देते हैं, घर पे आके पढ़ाई भी कर लेते हैं। उस समय एक कंपल्शन आ जाता है कि ये करना है। अगर उस कंपल्शन को सेल्फ डिसिप्लिन में बदला जाए तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। विद द सेल्फ डिसिप्लिन मेरा यही मानना है कि कॉलेज की पढ़ाई, अभी लास्ट वीक भी मेरा एंड सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहा था, उसके साथ क्लाइंट मीटिंग्स को जगल करना, काम को जगल करना, टीम को मैनेज करना, सब कुछ अगर आप ठान लो, अगर एक सेल्फ डिसिप्लिन आप अपने शेड्यूल को बना लो तो बिल्कुल ये हो सकती है। किंगशुक जी, आपका नेक्स्ट वे फॉरवर्ड विजन क्या है? अगले 5 से 10 सालों में आप अपने स्टार्टअप को किस लेवल पे सर्व करते हुए देख पा रहे हैं, कहाँ खड़ा देख पा रहे हैं? अभी at this point we have worked with over 45 plus brands over 20 domains, 20 plus industries में हम लोग काम कर चुके हैं। इसी नंबर को बढ़ाते रहना है ताकि हम लोग, मेरा ये भी टारगेट है कि ऑल्सो वर्किंग विद स्मॉल, एकदम जो छोटे सेक्टर्स हैं, MSMEs हैं, उनके साथ भी हम लोग कैसे काम कर सके, उनको कैसे बेनिफिट कर सके। और जो पॉइंट मैंने पहले भी बोला कि जो कंसल्टेशन हम लोग अभी बहुत टाइम एंड एफर्ट्स के साथ कर रहे हैं, उसका एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा टूल बनाया जाए ताकि कोई भी उससे आइडिया लेकर वो अपने बिजनेस को अपने लेवल पर ही बड़ा कर सके। कोई भी यूथ या किसी भी एज ग्रुप का पर्सन अगर किसी गैप को फिल करने के लिए एक इनोवेटिव आइडिया के साथ एक स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता है, तो उसके लिए आपके क्या संदेश रहेंगे? क्या डूज एंड डोंट्स होनी चाहिए? सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट्स एंड यूथ की बात करें तो बहुत लोग बहुत फैसिनेटेड रहते हैं। मेरे अपने कॉलेज के सीनियर्स, जूनियर्स जो मेरी टीम में काम करना चाहते थे, बहुत लोग आए, बहुत लोगों को 2-3 महीने की एनर्जी रहती है, फोकस रहता है, हसल कल्चर का एक एनर्जी रहता है, तो उसके बाद वो चीज़ फेड हो जाती है। अगर आप कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हो, आपके अंदर वो डिसिप्लिन, वो एक कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है, सबसे पहला है कि आप किसी भी फोकस को, किसी हॉबी को पकड़ो, आप डिसिप्लिन जनरेट करो, क्योंकि कोई भी चीज़ में अप डाउन्स आना बहुत स्वाभाविक है। अगर आप उससे डील नहीं कर पाओगे, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रह पाओगे, तो आपके लिए वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। तो सबसे मेरे लिए वही रहेगा कि सेल्फ डिसिप्लिन एंड अपना सेल्फ मोटिवेशन। क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए, कोई शॉर्ट में आप बताना चाहेंगे ब्रीफ में? डूज एंड डोंट्स बेसिकली कि किसी भी सिचुएशन को देखकर घबराना नहीं है। अगर आपके सामने कुछ आ रहा है एंड आपको अपने ऑब्जर्वेशन को, अपने चारों तरफ से आपको अपने आँख कान सब कुछ खोल के रखना है, ताकि जैसा कि आप रखते हो। एब्सोल्युटली, मैं ट्राई करता हूँ ताकि आप हर तरह से सीख पाओ, क्योंकि लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। किंगशुक जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।